फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 8 कह लीजिए या यूनिट 8 कह लीजिए, ये इसकी लास्ट वीडियो है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने इस पर ऑलरेडी 4 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इसको एंड वाले को देखिएगा तो ये पूरी यूनिट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए समय ख़राब ना करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं बिजनेस फाइनेंस के। इसमें है लास्ट टॉपिक कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। हम का मतलब बिजनेस। तो पढ़ रहे हैं, देखिए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या मीन्स होता है। ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप by the government with the main object of promoting long term industrial finance। तो गवर्नमेंट ने ही बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए लोन देते हैं। एज दे एम एट promoting इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स। इनको डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। लॉन्ग रन के लिए देते हैं, गवर्नमेंट ने ही बना रखे हैं। तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी आगे और बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बट ऑल्सो कंडक्टिंग मार्केट सर्वेज। तो खाली ये फाइनेंशियल आपको हेल्प नहीं करते हैं, ये मार्केट सर्वेज भी कंडक्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मैनेजरल सर्विसेज भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में कौन कौन से हैं? एक तो आईडीबीआई, जिसका आपने बैंक का नाम सुना होगा, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है, प्राइवेट बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से है। आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे आईसीआई, ये काफ़ी आपके आसपास भी इसकी ब्रांच जरूर होगी, काफ़ी फेमस नाम है। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, आरआईबीआई। यूटीआई भी नाम सुना होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और ये आजकल में जो एक बैंक है एक्सिस बैंक है, पहले इसका नाम यूटीआई था। तो एक्सिस बैंक आपने सुना होगा, एक्सिस बैंक की ब्रांच है, मेरा भी इसमें अकाउंट है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और एसआईडीसी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम बताए गए थे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी क्या मेरिट्स होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये लॉन्ग टर्म में बहुत आप फाइनेंस देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड, एडिशनल सर्विसेज देते हैं, कुछ और सर्विसेज देते हैं साथ में। गुडविल बढ़ाते हैं आपकी कंपनी की। इजी रीपेमेंट्स होती हैं इनकी। और रिलायबल सोर्स हैं, आराम से इन पे विश्वास किया जा सकता है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जब किसी के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। तो हम थोड़ा लिमिटेशंस पढ़ते हैं। क्या है लिमिटेशंस? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़, आपको लोन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आपको सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, ये सब चेक करके सब कुछ ओके करके तब वो आपको देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। 5 या 3 ईयर्स की टैक्स स्टेटमेंट जो आपने टैक्स फाइल करा है उसकी कॉपी मांगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट में इंटरफेयर भी करते हैं फिर जब ये लोन देते हैं, तो ये इसके नुकसान हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। क्या होती है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग? इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर इंडियन कंपनीज। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब अगर हम अपने देश की बाउंड्री से बाहर लेना, पैसे उधार वगैरह लेना चाहें तो उसके लिए हो गए इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसमें आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेज। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं पूरे ही वर्ल्ड में ये फॉरेन करेंसी में बिजनेस को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम है, ये बाहर का बैंक है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, इस तरह से बैंक हैं। आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 2 है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स, एडीबी बोलते हैं इन्हें। एशियन डेवलपमेंट एक नाम है इसका, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या है ये? सेकेंड नंबर पर पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स हैव अमर्ज ओवर द ईयर्स टू फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस के लिए। ये भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजेंसी और डेवलपमेंट बैंक बना रखे हैं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बड़ा नाम है, एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी, आईएफसी, और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी है। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स होती हैं। द मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में जो यूज़ होते हैं वो ये हैं।
एक तो GDR आपने नाम सुना होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं इसे, एक ADR है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक IDR है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एक FCCBS फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बैंक्स बॉन्ड्स। सॉरी, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, GDR बोलते हैं इसको, GDR क्या बोलते हैं, GDR क्या होता है, ध्यान से देखिए। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अबोर्ड बाय एन इंडियन कंपनी। इसे एक बाहर की जो है इंडियन कंपनी इशू करती है, और थ्रू एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होता है उसके थ्रू, टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री से फंड लेने के लिए, एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो कंपनी लिस्टेड हो और ट्रेड करती हो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, इसको GDR बोला जाता है। तो ये GDR है, क्या है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इंडियन कंपनी इशू करती है। ठीक है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू फंड रेस करने के लिए, जो फॉरेन कंट्रीज से या लिस्टेड कंपनी जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हो। इट डज नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट बट ओनली डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें कोई वोटिंग राइट वगैरह इंक्लूड नहीं है, लेकिन डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें आता है। इट इज़ यूजुअली सीन इन यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन में मोस्टली देखा जाता है, इसे GDR बोलते हैं। सेकंड है ADR, नाम से पता लग रहा है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR, इसका नाम क्या होता है, ADR। ये क्या होता है, ADR आर बॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट लाइक अदर स्टॉक। तो ADR जो है ये खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं, अमेरिकन मार्केट में बेची जाती हैं जैसा अदर स्टॉक बेचा जाता है, ये बता रहा है ये। इट इज सिमिलर टू GDR एक्सेप्ट दैट इट कैन बी ट्रीटेड ओनली इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ USA। बस ये USA के स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिकन वाली ही चलेंगी, बाकी नहीं चलेंगी, ये डिफरेंस है GDR की तरह ही। अब थर्ड है IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको IDR बोला जाता है। GDR, ADR और IDR। क्या होता है IDR? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डिनोमिनेटेड किया जाता है इंडियन रुपीज़ में और डिपॉजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं ये। तो कह रहा है इट इज़ क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी, तो इंडियन डिपॉजिटरी इसको क्रिएट करते हैं टू एनेबल ए फॉरेन कंपनी को एनेबल करने के लिए टू रेज फंड, ताकि हम फॉरेन कंपनी से रेज फंड करा सकें फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के लिए। तो इसको बोला जाता है IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आई है तो इंडिया से रिलेटेड है, ए तो अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक है। GDR है तो वो ग्लोबल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC वॉज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी दैट इशूड IDR इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक हैं, ये PLC जो इनकी है, यही पहली कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जो IDR इशू करा है जिसने इंडियन मार्केट में जून 2010 में। अब हम पढ़ रहे हैं फिर D नंबर पे FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या होते हैं? दीज आर द सिक्योरिटीज दैट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जो कि कन्वर्ट की जाती हैं, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती हैं एक निश्चित समय के बाद। इसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। दे आर इशूड इन ए फॉरेन करेंसी एंड कैरी अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो ये इशू की जाती हैं फॉरेन करेंसी के फॉर्म में और फिक्स इंटरेस्ट रेट इस पर होता है। दीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट और ट्रेड की जाती हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इन इंडिया, उसकी तरह ही लगभग होती हैं। तो ये चार हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। मतलब ये फैक्टर्स का मतलब होता है कि इन फैक्टर्स की वजह से, इन कारकों की वजह से, हिंदी में इसको बोलते हैं हम कारक, कि ये फैक्टर्स अगर मूव होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, तो सोर्सेज ऑफ चॉइसेस ऑफ फंड पे फर्क पड़ जाता है। पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, ये रहे नंबर 1 कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जिस तरह की कॉस्ट होगी उस हिसाब से आप पैसा मैनेज करेंगे। सोर्सेज कम है, कॉस्ट देखेंगे कम पड़ रही है तो कोशिश करता है बंदा वहीं से फाइनेंस लिया जाए। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आपके ही इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कितनी स्टेबिलिटी, उसके हिसाब से आप लोन लेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे, मैनेज करेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड लीगल स्टेटस। आपके बिजनेस का तरीका क्या है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से फंड किया जाता है। ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट करता है। पर्पस ऑफ द फंड एंड टाइम पीरियड, किस पर्पस के लिए आपको फंड चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, बड़े पर्पस के लिए, छोटे पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, फिक्स कैपिटल, तो ये डिपेंड करता है। रिस्क प्रोफाइल ऑफ ईच सोर्स, ये आप जरूर देखेंगे किस जो भी सोर्स से आप फंड इकट्ठा करने वाले हैं उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कंट्रोल देखोगे। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थनेस, कि आपका जो उधार आप लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स, कितने आराम से आपको कोई भी अवेलेबल हो जाता है, कितनी आसानी से ले सकते हैं फंड, ये भी देखेंगे। और टैक्स बेनिफिट, आपको लोन लेके कितना टैक्स में बेनिफिट रिबेट वगैरह मिल रही है, ये सब देखेंगे। तो इन सब फैक्टर्स के बेस पे ही हमें चॉइस करनी पड़ती है सोर्सेज ऑफ फंड की। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा बेल का जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसे ही सब्जेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बच्चों, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। बिजनेस स्टडी में यूनिट 8 है, इसके बाद 9, 10 ऑलमोस्ट 9, 10, 11 बस ख़त्म ही हो जाएगा उसके बाद। और अकाउंटेंसी में भी अगर आप देखें मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, तो मैंने ट्रायल बैलेंस से पहले जो चैप्टर है VRS तक सारी बनी हुई हैं। अब बहुत जल्दी ही ट्रायल बैलेंस भी शुरू होगा और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जो मैंने सिलेबस बीच में रोका था उसको फिनिश कर दूँ। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी मैंने 12th क्लास में अकाउंट्स बिजनेस में बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।